गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में महमूद गजनवी के इतिहास को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे अरबों का आक्रमण देखा था, सिंध पर अरबों का आक्रमण, जो कि 638 से लेकर 712 ईस्वी के मध्य तक था। कुल 15 आक्रमण होते हैं, जिसमें 15वां आखिरी सफल आक्रमण होता है अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों के आक्रमण में हम लोग प्रारंभ करेंगे अल्पतगीन से, जो कि गजनी वंश के संस्थापक हैं। अल्पतगीन सामनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था, और ये अबुल मलिक अल्पतगीन के प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर इसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त करता है। अल्पतगीन और अल्पतगीन दोनों सेम ही हैं, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अबुल मलिक के मृत्यु के बाद अल्पतगीन अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित करता है तथा गजनी को अपनी राजधानी बनाता है। कब? 962 ईस्वी में, और यहीं पर इसने गजनी वंश की स्थापना की, जो कि गजनी साम्राज्य और यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन। अल्पतगीन के मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठता है तथा 977 से लेकर 997 ईस्वी तक शासन करता है। सुबुक्तगीन भी जो था, वो भी अल्पतगीन का गुलाम ही था, और सुबुक्तगीन की योग्यता से प्रभावित होकर अल्पतगीन इसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित करता है, जो कि बाद में सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद भी बनता है। सुबुक्तगीन जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक था, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में शाही वंश के राजा जयपाल पे आक्रमण किया था। जयपाल सिंध क्षेत्र के राजा थे उस वक्त, और 986 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था तथा जयपाल को पराजित किया था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रकम देकर जयपाल को सुबुक्तगीन से अपनी रिहाई खरीदनी पड़ती है। तथा 991 ईस्वी में, इतिहासकारों के अनुसार 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन जयपाल पर पुनः आक्रमण करता है तथा 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं, महमूद गजनबी और इस्माइल, जिसमें इस्माइल को सुबुक्तगीन अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया होता है मृत्यु से पूर्व, जो कि बाद में इस्माइल गजनी का शासक बनता है, जो कि महमूद गजनबी के द्वारा इस्माइल को बंधक बनाकर महमूद गजनबी स्वयं गजनी का शासक बन जाता है 998 ईस्वी में। तो हम लोग थोड़ा सा महमूद गजनबी के इतिहास को भी जान लेते हैं। महमूद गजनबी, इसका उपनाम था महमूद जबूली, और इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है, और इसने उपाधि धारण की थी खलीफा से। बगदाद के खलीफा से इसे कुछ उपाधि मिली थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम है सुल्तान की उपाधि। ऐसा सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला यह प्रथम तुर्की शासक था। साथ ही इसने यामीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल मिल्लत मतलब धर्म संरक्षक के रूप में इसे 3 उपाधियाँ मिली थी बगदाद के खलीफा से। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। शुरुआत में यह खुरासन का शासक था, खुरासन का गवर्नर था, उसके बाद यह गजनी का शासक बनता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मलिक अयाज। मलिक अयाज एक व्यक्ति है, यह सेनापति होता है गजनी का, महमूद गजनवी का। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करना मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, और प्रथम तुर्की शासक होता है महमूद गजनबी, जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। सुल्तान का मतलब होता है ये खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। खलीफा अलकादिर बिल्ला से इसने यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लत और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की होती है। यहीं से सुल्तान की उपाधि निरंतर चलती है। हम लोग दिल्ली सल्तनत में भी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शासक जो होते हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की होती है। सर हेनरी एलियट, ये एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इनके अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की लूट। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलती से भी साम्राज्य विस्तार आप लोग टिक नहीं करेंगे। धन की लूट के लिए महमूद गजनबी ने भारतीय क्षेत्रों पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जो कि बाद में जाके मूर्ति भंजक और इस्लाम प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। और इसके जो कुल 17 आक्रमण थे वो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य तक होते हैं।
और ये खैबर पास के रास्ते भारत पर आक्रमण किया करता था। खैबर पास के रास्ते वो भारत में एंट्री किया करता था। और इसने जो प्रथम आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर 1000 ईस्वी में, तथा ये इसके क्षेत्रों सीमावर्ती क्षेत्रों में धन की लूट करता चला जाता। उसके साथ ही ये 1001 ईस्वी में दोबारा आक्रमण करता है जयपाल पे और इसकी राजधानी पे भी कब्जा कर लेता है। इसकी राजधानी होती है उद्भांडपुर, तथा वहाँ खूब ज़्यादा लूटपाट करता है। यहाँ पर जयपाल को अपने क्षेत्र से पलायन करना पड़ता है और बाद में जयपाल को इस चीज़ की बहुत आत्मग्लानि होती है। यहाँ पर इसने आत्मदाह कर लिया होता है, आत्महत्या कर लिया जाता है जयपाल के द्वारा। जयपाल का पुत्र होता है आनंदपाल। आनंदपाल के पुत्र होते हैं त्रिलोचन पाल और त्रिलोचन पाल का पुत्र होता है भीमपाल। भीमपाल आते आते तक हिंदू शाही वंश समाप्त हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके तीसरे आक्रमण जो होता है महमूद गजनवी का 1004 ईस्वी में उच्च के शासक वजीरा पे। वजीरा भी अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। बाद में वजीरा ने भी आत्मग्लानि से आत्महत्या कर ली होती है। चौथा आक्रमण होता है 1005 ईस्वी में मुल्तान पर। मुल्तान का राजा होता है उस टाइम फतेह दाऊद, मुल्तान का राजा होता है। यहाँ पर इसका सामना भटिंडा के शासक आनंदपाल से भी होता है, लेकिन आनंदपाल यहाँ पे पराजित होता है। आनंदपाल कौन? जयपाल का ये पुत्र होता है, हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स में देखा था। और ये दोनों पराजित होते हैं। उसके बाद ये पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब के ओहिंद पे करता है तथा यहाँ पर सुखपाल को नियुक्त करता है उस क्षेत्र का गवर्नर। सुखपाल कौन होता है? तो जयपाल की पुत्री होती है, पुत्री का पुत्र होता है सुखपाल। ये लोग क्या करते हैं कि सुखपाल को बंधक बना के गजनी ले जाते हैं तथा यहाँ पर सुखपाल का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बाद में सुखपाल ने भी गजनवी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1008 ईस्वी में इसका छठा आक्रमण होता है आनंदपाल की सेना के साथ। यहाँ पर आनंदपाल ग्वालियर, कन्नौज और अजमेर और उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ महमूद गजनवी से युद्ध करता है वहिंद के मैदान पे, और ये वहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि वहिंद का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा आनंदपाल की संयुक्त सेना महमूद गजनवी के बीच, जिसमें आनंदपाल की संयुक्त सेना पराजित होती है। यहाँ पर आनंदपाल भागता है तथा अपने नागरकोट के दुर्ग में शरण लेता है। यह उस वक्त का सबसे धनी क्षेत्र होता है, धनी दुर्ग होता है, धनी इलाका होता है। कांगड़े के पहाड़ी पर स्थित होता है नागरकोट दुर्ग। यहाँ पर गजनवी 3 दिन के मशक्क़त के बाद इस दुर्ग के अंदर एंट्री कर पाता है। यहाँ से आनंदपाल पुनः पलायन करता है तथा नमक की पहाड़ी पर एक नंदन नामक स्थान पर ये पनाह लेता है, जिसे नंद शाह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को इसे ही अपनी राजधानी बनाता है तथा यहीं पर आनंदपाल की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके महमूद गजनवी के इतिहासकार हैं शाही इतिहासकार उत्बी। इसने अपने पुस्तक में ये बताया कि इस दुर्ग से उसे इतने ज़्यादा धन प्राप्त होती हैं कि इसके साथ जो भी साधन थे ले जाने के लिए, उस वक्त के ऊँट घोड़े, वो कम पड़ जाते हैं धन ले जाने में, तब भी धनराशि शेष बच जाती है। तो फिर ये अपने अधिकारियों को धन बांटता है, फिर भी धनराशि शेष बच जाती है। तो यहाँ से महमूद गजनवी को अपार संपत्ति मिलती है। उसके बाद सातवां आक्रमण जो इसका होता है 1009 ईस्वी में नारायणपुर में। अलवर क्षेत्र में ये नारायणपुर था जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से भी महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। उसके बाद इसका जो 8वां आक्रमण होता है 1010 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर होता है तथा मुल्तान को पूरी तरीके से यहाँ पर वो विध्वंस कर देता है। 9वां आक्रमण होता है 1013 ईस्वी में थानेसर के चक्र स्वामी मंदिर को वो यहाँ से धन लूट करता है और यहीं से इसे लोग बुद्ध सिकन यानी मूर्ति भंजक के रूप में जानने लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर नंद शाह, जहाँ पर आनंदपाल ने पनाह ली थी, वहाँ भी वो लूटपाट करता है। यहाँ के शासक होते हैं त्रिलोचन पाल, जो कि आनंदपाल के पुत्र होते हैं। त्रिलोचन पाल यहाँ से भाग जाता है और कश्मीर में शरण लेता है तथा यहीं पर 1020 ईस्वी में 1021 में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो जाती है। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर पे करता है, भीमपाल को पराजित करता है। भीमपाल त्रिलोचन पाल का पुत्र होता है तथा यहीं पर हिंदू शाही वंश समाप्त हो जाता है। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा पे होता है। मथुरा पे वो इस चलते आक्रमण करता है क्योंकि इसे पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा खजाना है। और इसके बाद वो कन्नौज पे आक्रमण करता है। यहाँ के शासक होते हैं राज्यपाल।
और राज्यपाल यहाँ पर कन्नौज में ही गजनवी के साथ संधि कर लेता है, यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देता है, जो कि यहाँ पर एक कालिंजर के शासक होते हैं, चंदेल शासक विद्याधर। ये बात इन्हें पसंद नहीं आती है। ये ग्वालियर के जो शासक होते हैं उसके साथ संधि कर कर बाद में राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। और यहाँ पर इनका युद्ध होता है, विद्याधर का युद्ध गजनवी के साथ, जो कि काफ़ी दिनों तक चलता है। बाद में गजनवी को ये रियलाइज़ होता है कि हम तो धन लूट के लिए आए थे, यहाँ युद्ध में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बाद में महमूद गजनवी विद्याधर के साथ संधि करता तथा 15 किले उपहार स्वरूप विद्याधर को भेंट करता है। तो याद रखिएगा कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में महमूद गजनवी का जो पहला संधि होता है कालिंजर के शासक विद्याधर के साथ होता है। ये चंदेल वंश के शासक होते हैं। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड पे होता है। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर के क्षेत्र पे करता है। और 15वां आक्रमण जो होता है 1024 ईस्वी में जैसलमेर, गुजरात के क्षेत्र चिकलोदर और हिलवाड़ पे होता है। यहाँ पर इसे पता चलता है सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर उस वक्त का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर था। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तथा सबसे ज़्यादा धन लूट उसे सोमनाथ के मंदिर से प्राप्त होती है। 17वां और आखिरी आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद गजनवी इस लायक नहीं बचता है कि भारतीय क्षेत्रों पर वो आक्रमण कर सके। ये इसका आखिरी आक्रमण होता है। उसके बाद मुल्तान और सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध उसका आखिरी अभियान होता है, 17वां अभियान महमूद गजनवी का। तो आइए देखते हैं महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ पे था। यहाँ पर इससे पता चलता है कि यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और हिंदू आस्था का केंद्र है। और ये मुल्तान से लगभग 30,000 अश्वरोही सेना के साथ गुजरात के क्षेत्र पर आता है। गुजरात के क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है और ये गुजरात के शासक होते हैं उस वक्त भीम प्रथम, जो कि इसके सेना को देखकर पीछे हट जाते हैं और काफ़ी आसानी से यह सोमनाथ के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये मंदिर के अंदर धन लूटता तथा यहाँ के मूर्तियों को तोड़ता है और इराक बगदाद में जो मस्जिद होते हैं उनकी सीढ़ियों पे उसकी मूर्तियों का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर लगभग 50,000 ब्राह्मणों की हत्या वो कर देता है। इस क्षेत्र से उसे सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। बाद में यहाँ के गुजरात के शासक होते हैं भीम प्रथम और मालवा के शासक होते हैं राजा भोज। दोनों ने मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, पुनः मतलब इस मंदिर को निर्मित किया। 17वां और अंतिम आक्रमण होता है इसका जाटों के विरुद्ध मुल्तान और सिंध के क्षेत्र पे। देखो होता क्या था कि महमूद गजनवी खुद लुटेरा था और जब ये धन लेकर जा रहा होता था तो जाटों का आक्रमण हो जाता था और इसके जो हज़ारों की संख्या में जो हाथी घोड़े होते थे उसमें 2-3 हाथी घोड़े को ये जाट चुरा ले जाते थे। तो ये चीज़ इससे महमूद गजनवी काफ़ी खफा होता है और 1027 ईस्वी में वो महमूद गजनवी जाटों के मध्य जाता है युद्ध करने और ये इस वक्त जाटों का नरसंहार कर देता है, उनके गांव को जला देता है, मतलब पूरी तरीके से जाटों को वो बर्बाद कर देता है यहाँ से। इन सब युद्ध के बाद उसे इतना अपार संपत्ति हो जाती है कि वो जिस महल में रखता है उसी महल में वो सोने लगता है, पागल हो जाता है। इन सभी आक्रमण के बाद गजनी पागल हो जाता है, इतना ज़्यादा धन हो जाता है उसके पास, महल में ही सोने लगता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस वक्त उसे मलेरिया हो जाती है, वो मलेरिया से ग्रसित होता है तथा उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब देखो अन्य बिंदु है गजनवी के शासनकाल में अल्बेर्नियो इसके साथ भारत आया था। इसका जो पूरा नाम है अबू रेहान मुहम्मद है और लोग इसे अल्बेरुनी बुलाते हैं। अल्बेरुनी का मतलब होता है उस्ताद। ये जो प्रारंभ में एक कैदी के रूप में गजनवी से मिलता है, लेकिन इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गजनवी इसकी सज़ा को माफ़ कर देता है तथा अपने दरबार में खगोल शास्त्री के पद पर इसे आसीन करता है तथा ये उसका राज ज्योतिषी भी होता है। ये फारसी और अरबी, तुर्की, संस्कृत और गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञाता होता है। बहुत ही ज्ञानी आदमी होता है। जब ये भारत के क्षेत्र में आता है तो यहाँ के भारत के गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भूगोल और ज्योतिष शास्त्र और यहाँ के कल्चर से बहुत प्रभावित होता है और एक किताब लिख डालता है, किताबुल हिंद। इसके कुल 14 पुस्तकें प्रचलित होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है किताबुल हिंद। इसके कई एक भाषा में अनुवाद होती हैं। इस किताब को अल्बेरुनी ने फारसी भाषा में लिखा था। बाद में रजनीकांत के द्वारा
किताबुल हिंद का हिंदी में अनुवाद किया गया और सचाऊ के द्वारा इसका किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये उसके दरबार के गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध गणित और ज्योतिषी का विद्वान था और इसने पुराणों का भी अध्ययन किया था। पुराणों से देवताओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और पुराणों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। गजनवी के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। कुल 35 साल लगे थे इस पुस्तक को लिखने में और इसे फारस का महाकाव्य कहा जाता है। फारस जो कि वर्तमान में ईरान नाम से जाना जाता है, ईरान का महाकाव्य है ये। फिरदौसी जो कि उस वक्त के ये पहले है, ये इससे क्वेश्चन बनता है कि फिरदौसी जो थे वो गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। ये बात आप याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। और गजनवी ने फिरदौसी को कहा था कि तुम शाहनामा लिखो, तुम्हारे हर एक शब्द के बदले मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। जब यह पुस्तक की रचना 1010 ईस्वी में होती है तो ये जब गजनवी इसे लेकर जाता है, गजनवी के दरबार में जाता है फिरदौसी, तो उसने एक शब्द के दिनार के बदले उसे 1 दिरहम का वो बोलता है कि मैं आप तुम्हें 1 दिरहम दूंगा। यानी जो इसने वादा किया था कि हर एक शब्द के बदले 1 रुपये देगा, वहाँ वो 10 पैसे पे आ जाता है। ये बात फिरदौसी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये इनाम की रकम लेने से मना कर देता है। और बाद में यह सुल्तान के ख़िलाफ़ कुछ कविताएं लिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं। इससे सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है। इसके अधिकारियों के आग्रह पर यह फिरदौसी की रकम उसके घर पहुंचवाता है, लेकिन उस वक्त का फिरदौसी की मृत्यु हो जाती है। फिरदौसी 85 वर्ष का था। 1020 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इसकी पुत्री ने भी उस धनराशि को लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर इतिहासकार महमूद गजनवी को फिरदौसी का कर्जदार मानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी किसका कर्जदार था, तो याद रखिएगा फिरदौसी का। और ये जो फिरदौसी जो होते हैं गजनवी के दरबारी, ये गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है और इसका पूरा नाम था हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तूसी था। संस्कृत मुद्रा का लेख जो होता है, इसका प्रयोग गजनवी ने अपने चांदी के सिक्कों पर किया था और इसके इतिहासकार प्रसिद्ध इतिहासकार थे शाही इतिहासकार उतबी, और इसने किताबुल यामिनी की रचना की थी। और दूसरे वहाकी हैं जिसने तारीख़ सुबुक्तगिन की रचना की और इन्हें पूर्वी पेप्स के नाम से जाना जाता है। आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? देखो, हम लोगों ने देखा था 7वीं सदी में राजा दाहिर के कार्यकाल में देवल बंदरगाह काफ़ी प्रसिद्ध था, जिससे सिंध के क्षेत्र में से भी लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाते थे जी। और लेकिन इस आक्रमण से होता क्या कि मुस्लिम व्यापारियों की जो संख्या होता भारतीय क्षेत्रों में वृद्धि होता है। मुस्लिम व्यापारियों की संख्या का मुस्लिम व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होती है, इससे इस्लाम प्रचारकों की संख्या में भी इजाफा होता है और साथ ही मुस्लिम राज के स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है और अरबी या फारसी भाषा का प्रचार होता है। इसने कुल 17 आक्रमण किए थे। 17 आक्रमण से सिंध का जो क्षेत्र होता है काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, यहाँ के शासक कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद तुर्की आक्रमण के बाद हम लोगों ने देखा था तुर्की में फिर महमूद गौरी का आता है। गौरी के बाद एक आधुनिक युग का शुरुआत होता है 1206 में, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मुस्लिम राज के स्थापना का नींव होता है। अब देखो 1010 ईस्वी के कार्यकाल से बौद्ध धर्म का प्रचार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि गजनवी के बाद गौरी का शासन आता है। वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर देते, जिससे बौद्ध धर्म काफ़ी हद तक समय से पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर फिर देखोगे कि मुस्लिम शासकों का ज़्यादा बोलबाला होता है। तो इन क्षेत्रों में इसके आक्रमण के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट्स था और आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।